दोस्तों नमस्कार। आज हम लोग यूपी पीसीएल टीजी 2 के पेपर को सॉल्व करेंगे। ये पेपर 19 मार्च 2021 सेकंड शिफ्ट का पेपर है। तो आज हम लोग पार्ट नंबर 6 को हम लोग करेंगे। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आप लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और बाकी लोग लाइक व शेयर भी करें। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन 126 के आगे से होगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन, in a DC machine each conductor lies at to the magnetic flux and to the direction of movement। मैग्नेटिक फ्लक्स से जो है किस डिग्री पे, यहाँ डिग्री पूछ रहा है। तो देखिए इसका डिज़ाइन इस तरीके किया जाता है कि जो कंडक्टर होता है कंडक्टर फ्लक्स के 90 डिग्री के पास में होता है ताकि यह मैक्सिमम फ्लक्स को कट कर सके। अगर जनरेटर होगा तो जनरेटर कंडीशन में अधिकतम वोल्टेज क्रिएट होगा और मोटर की कंडीशन में अधिकतम टार्क क्रिएट करता है। इसलिए इसका जो डिजाइन किया जाता है 90 डिग्री पर किया जाता है। इसका जो सही ऑप्शन होगा बी वाला, यानी सेकंड 2 वाला। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 127, which of the following is an important feature of कांस्टेंट वोल्टेज जनरेटर। जो कांस्टेंट वोल्टेज जनरेटर होता है उसके अंदर कौन सा इम्पॉर्टेंट या महत्वपूर्ण ये फीचर्स होता है। तो इसका मतलब ये है कि जैसे वोल्टेज सोर्स, ये कांस्टेंट वोल्टेज जनरेटर का मतलब है, इसका मतलब ये है कि स्थिर वोल्टेज सोर्स। तो इसको हम इस तरीके कह सकते हैं कि यह जो वोल्टेज सोर्स होता है इसके अंदर देखेंगे इसका जो डिजाइन किया जाता है कुछ इस तरीके होता है। इसके सीरीज में लगाया जाता है और ये वोल्टेज सोर्स हो गया। तो इसके अंदर जो रजिस्टर लगाया जाता है, रजिस्टर की वैल्यू लगभग मिनिमम होना चाहिए। आइडियल है तो उसमें 0 होगा, लेकिन अगर यह एक सिंपल अगर है तो उसको हम कह सकते हैं कि मिनिमम रेजिस्टेंस की वैल्यू होना चाहिए। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा लो इंटरनल रेजिस्टेंस। इसका सही ऑप्शन लो इंटरनल रेजिस्टेंस। इसमें जो सही ऑप्शन होगा पहला वाला होगा। तो चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 128, इफ एन 8 पोल 220 वोल्ट सिंप्लेक्स लेफ्ट बाउंड आर्मेचर डिलीवर 125 एम्पियर देन द वोल्टेज पर पाथ। इसमें देखिए अगर मान लीजिए वोल्टेज पर पाथ पूछ रहा है, चाहे वेव वाइंडिंग हो चाहे लेफ्ट वाइंडिंग, दोनों कंडीशन में वोल्टेज पर पाथ इक्वल होता है। जितना अप्लाई वोल्टेज किया जाएगा उसी के इक्वल यह पर पाथ का वोल्टेज होगा। लेकिन अगर करंट की बात करेंगे, अगर ये कह सकते हैं देखिए पर पाथ वोल्टेज इक्वल टू होगा सोर्स वोल्टेज। जो सोर्स वोल्टेज होगा या सप्लाई वोल्टेज के इक्वल होगा। अगर मान लीजिए करंट की बात करें, करंट पर पाथ है, करंट की वैल्यू जितने पाथ होंगे उतने से डिवाइड कर दिया जाता है। अगर पर पाथ करंट अगर पूछा गया होता, पर पाथ करंट इक्वल टू होगा टोटल करंट 125 है डिवाइड बाई पाथ की संख्या इसमें कितनी है, पोल की इक्वल होगा। अगर लेफ्ट वाइंडिंग है, लेफ्ट वाइंडिंग में ए इक्वल टू पी के इक्वल होता है, ए इक्वल टू पी होता है। अगर वेव वाइंडिंग होता है ए इक्वल टू हो जाता है 2। तो यहाँ लेफ्ट वाइंडिंग है इसलिए यहाँ पर हम 8 से डिवाइड कर देंगे। तो अगर 8 से डिवाइड करेंगे 125 डिवाइड बाई 8 करते हैं तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 15.65। 15.625, ये 625 होगा। तो इतना करंट हो जाएगा, यानी कि पर पाथ वोल्टेज इक्वल होगा, सोर्स के इक्वल होगा। इसमें ऑप्शन 4 वाला होगा सही। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 129, 129 में ए 50 हर्ट साइनसोइडल फ्लक्स 0.02 वेबर लिंक्स विथ 55 टर्न ऑफ ट्रांसफार्मर सेकेंडरी द आरएमएस वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड वोल्टेज इस सेकेंडरी। देखिए जो सेकेंडरी आरएमएस वी आरएमएस का जो फार्मूला होता है, देखिए वी आरएमएस इक्वल टू होता है 4.5
वी आरएमएस इक्वल टू होता है 4.44 मल्टीप्लाई एन एफ फाई एम। तो 4.44 मल्टीप्लाई सेकेंडरी वोल्टेज पता लगाना है, एन की वैल्यू कितना है, टर्न की वैल्यू 55 है, फ्रिक्वेंसी की वैल्यू 50 है, फाई की वैल्यू है 0.02 है। अब इसको अगर हम मल्टीप्लाई 50 देने से ये हो गया 100, तो अगर हम ये आपस में 1 हो जाएगा, 1 के इक्वल हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 244.2 वोल्ट। इसका सही ऑप्शन तीसरा वाला सही होगा। तो चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 130। क्वेश्चन नंबर 130, द एवरेज वैल्यू ऑफ 5 एम्पियर डीसी करंट इज। अगर डीसी सप्लाई होती है तो उसमें क्या है कि एवरेज करंट ही होती है उसमें जो करंट होता है, तो इसलिए अगर इसमें 5 एम्पियर है तो ये भी 5 एम्पियर को ही लिखेंगे। ठीक, ये हो गया 5 एम्पियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगर एसी होता तो एसी में क्या है कि उसमें आरएमएस वैल्यू अलग होगा, एवरेज वैल्यू अलग होगा, जैसा होगा उसके अकॉर्डिंग हम उसको कैलकुलेशन करके निकाल लेंगे। तो चलिए देखते हैं 131 के लिए। ए हीटर ऑपरेटेड 220 वोल्ट एंड हैज एफिशिएंसी 99%, द एनर्जी कंज्यूम्ड इज 1.5 किलोवाट पर आवर। यानी कि यह एनर्जी जो कंज्यूम कर रहा है 1.5 किलोवाट पर आवर। व्हाट इज द इनपुट करंट ऑफ हीटर। इनपुट करंट हीटर का जो इनपुट करंट होगी उसकी वैल्यू पूछ रहा है। अब यहाँ देखिए ये जो स्लैश दिया है ये स्लैश ये रॉन्ग है, ये स्लैश नहीं होना चाहिए। अब इसका मतलब ये है कि कोई एक हीटर है, वो हीटर जो है 1.5 किलो वाट आवर इतना पावर कंज्यूम कर रहा है, यानी कि 1 घंटे में 1.5 किलो वाट आवर इतनी एनर्जी को कंज्यूम कर रहा है। तो इसका मतलब जो लोड लगाया गया है वह 1.5 किलो वाट का हीटर लगाया गया है, 1.5 किलो वाट का लगाया गया है। अब इसको अगर हम वाट में कन्वर्ट करेंगे तो यह 1500 वाट का लोड लगा हुआ है। अब जब 1500 वाट का लगाया गया है तो इसमें जो अप्लाइड वोल्टेज है आई इक्वल टू हम कर सकते हैं P अपॉन P। P की वैल्यू कितनी है, ये जो लोड लगाया गया है 1500 और वोल्टेज जो दिया जा रहा है 220 वोल्ट। अब इसको अगर हम कट करेंगे इसकी वैल्यू आएगी 150 डिवाइड बाई 22, 6.81 आ जाएगा, 818। तो आई इक्वल टू हो जाएगा आई इक्वल टू 6.818। तो इसलिए इसका जो सही ऑप्शन होगा सेकंड वाला आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 132 में इन ए ट्रांसमिशन लाइन स्टेबिलिटी कैन बी इंक्रीज बाय यूजिंग। जैसे मान लीजिए कोई ट्रांसमिशन लाइन है, उसकी स्टेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए हम क्या क्या यूज कर सकते हैं। अब इसमें देखिए कई ऑप्शन दिया है, हम डायरेक्ट ऑप्शन पाते हैं बोथ सीरीज कैपेसिटर एंड शंट कैपेसिटर। जैसे देखिए कोई ट्रांसमिशन लाइन है, अगर सपोज कर लिए ये ट्रांसमिशन लाइन है, ट्रांसमिशन लाइन बढ़ने के साथ साथ में आर के साथ साथ में इसमें एल की वैल्यू भी बढ़ती जाती है। एल की वैल्यू जब इंक्रीज करती जाएगी तो इसमें वोल्टेज का ड्रॉप अधिक होता है। तो जब वोल्टेज का ड्रॉप अधिक हो जाएगा तो इसमें हम कैपेसिटर लगा देंगे, तो इस कैपेसिटर में एक्सएल एक्ससी कैंसिल कर देता है, यानी इसकी वैल्यू ख़त्म हो जाएगी, इसमें सिर्फ आर इफेक्टिव होगा। तो हम सीरीज में अगर कैपेसिटर लगाते हैं तो जो इसके अंदर वोल्टेज का ड्रॉप अधिक हो रहा था उसको हम रिड्यूस कर लेते हैं। अगर शंट में अगर हम कैपेसिटर लगाते हैं तो शंट में कैपेसिटर लगाने का मतलब है इसमें क्या है कि पावर फैक्टर को इम्प्रूवमेंट कर लेते हैं। तो ये अलग अलग पर्पज़ से जहाँ जैसी ज़रूरत पड़ती है उसको हम उस तरीके से कैपेसिटर को हम लगा करके इसके स्टेबिलिटी को इंक्रीज कर सकते हैं। तो इसमें जो सही ऑप्शन है 4 वाला होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 133। ए 210 वोल्ट डीसी शंट मोटर टेक ए करंट 30 एम्पियर एंड रन एट 1200 आरपीएम इफ आर्मेचर
एंड शंट फील्ड रेजिस्टेंस ये आई ए सॉरी आर ए की वैल्यू कितनी है 2.5 ओम है, और आर एफ की वैल्यू 210 ओम है। तो देन करंट, हाँ देन द शंट फील्ड करंट इज, यानी कि यहाँ पे हमें शंट फील्ड की करंट की वैल्यू पता लगाना है। अगर यह मोटर है, शंट मोटर है, देखेंगे अब इसको थोड़ा डायग्राम बना देंगे तो ज़्यादा समझ में आ जाएगा। ये मान लीजिए ये आर्मेचर हो गया, अब इसी के साथ में क्या है लगाया गया है एक शंट शंट वाइंडिंग किया गया है। अब शंट वाइंडिंग जो अगर मान लीजिए यहाँ सप्लाई जो दिया जा रहा है 110 वोल्ट है, तो इसके अक्रॉस में भी 110 ही वोल्ट आएगा, वोल्टेज की वैल्यू सेम होगा। लेकिन करंट यहाँ पर अगर मान लीजिए कि जितना एम्पियर फ्लो रहा है तो कुछ इसमें होगा कुछ इसमें होगा, दोनों डिवाइड हो जाता है। तो इसमें वोल्टेज की वैल्यू अगर सेम है तो हम फील्ड करंट की कैलकुलेशन करने के लिए, फील्ड करंट की वैल्यू निकालने के लिए आई एफ इक्वल टू होगा वी अपान आर एफ। वी की वैल्यू कितना है 210 वोल्ट, 210 वोल्ट, आर एफ की वैल्यू है 210 ओम है। इन दोनों को कट करेंगे तो इसकी वैल्यू 1 ओम आ जाएगी, 1 एम्पियर आ जाएगी, 1 एम्पियर। तो इसलिए इसका जो सही ऑप्शन है तीसरा वाला सही है, इसका तीसरा वाला, ये वाला तीसरा, थर्ड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 134 134 में वोल्टेज सर्ज दैट ट्रेवल ऑन ट्रांसमिशन लाइन इनिशियली एंटर्ड द, देखिए जैसे जो ट्रांसमिशन लाइन होती है उस ट्रांसमिशन लाइन में अगर जो हाई वोल्टेज ट्रेवल करता है या लाइटिंग आती है, यानी बादलों वाली जो बिजली आती है, या किसी कारण से उसमें हाई वोल्टेज क्रिएट होता है, तो ऐसे सर्ज को गायब करने के लिए या नष्ट करने के लिए यह लाइटिंग अरेस्टर लगाया जाता है। सबसे पहले लाइटिंग अरेस्टर में ही एंटर करके उसको डिस्चार्ज कर देता है। तो इसलिए इसमें जो सबसे पहले एंटर करती है वो लाइटिंग अरेस्टर में एंटर करेगी। इसका जो सही ऑप्शन होगा ये पहला वाला होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये 135 क्वेश्चन नंबर 135, इन द फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल 4 फिंगर ऑलवेज रिप्रेजेंट्स, 4 फिंगर मतलब मिडिल फिंगर, 4 फिंगर किसको डिनोट करता है, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड को। तो इसलिए इसका जो सही ऑप्शन है मैग्नेटिक फील्ड। अब देखेंगे यहाँ 3 फिंगर यूज किया जाता है। ये मान लीजिए 2 है और इसके साथ में एक ये हो गया और दूसरी उंगली कुछ इस तरीके। अब यह 4 फिंगर है, ये जो है 4 फिंगर है, तो यह मैग्नेटिक फील्ड को डिनोट करता है और ये करंट को डिनोट करता है। और अगर मोटर है तो मोटर और जनरेटर दोनों अलग अलग कंडीशन में, ये हमेशा फ्लक्स को डिनोट करता है, ये है करंट को डिनोट करता है, और यह लगने वाला उस पर बल फोर्स एफ को डिनोट करता है। तो मैग्नेटिक फील्ड 4 फिंगर किसको डिनोट करता है, मैग्नेटिक फील्ड को, इसलिए इसका सही ऑप्शन तीसरा वाला होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 136, डीसी परिपथ का शक्ति गुणक कितना होता है। इसका डीसी सर्किट का अगर पावर फैक्टर अगर चेक किया जाए या देखा जाए तो इसका 1 होता है, यूनिटी पावर फैक्टर को वर्क करता है। तो और अगला देखते हैं 137, अंडर द बैलेंस कंडीशन द न्यूट्रल वायर ऑफ ए 3 फेज सिस्टम विल कैरी करंट। अगर देखिए 3 फेज सर्किट है, अगर वह बैलेंस कंडीशन में है तो न्यूट्रल में करंट होती है। जैसे मान लीजिए ये कोई सर्किट है, ये और ये बैलेंस सर्किट है, यानी कि सभी का इम्पीडेंस आर वाई बी का इक्वल है। तो ऐसे कंडीशन में यहाँ जो न्यूट्रल होती है, न्यूट्रल के अंदर जो करंट होगी इसकी वैल्यू 0, यानी कि आई यानी इक्वल टू 0 होता है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा पहला वाला सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 138,
138 में ए टोरनाइड कॉयल हैज मैग्नेटिक पाथ लेंथ 33 सेंटीमीटर, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ 650 एम्पियर पर मीटर है। इफ द कॉयल करंट 250 मिली एम्पियर देन नंबर ऑफ कॉयल टर्न एज। यहाँ देखिए टर्न पूछा जा रहा है, तो इसमें हम सबसे पहले फार्मूला इसी फार्मूले को रख करके उसमें वैल्यू रख देते हैं, तो इसमें वैल्यू आ जाएगी H इक्वल टू होता है NI अपॉन L, NI अपॉन L। अब N इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, N इक्वल टू हम लिख सकते हैं H L अपॉन I। इस तरीके अगर हम लिख देते हैं तो इसमें वैल्यू हम N की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। अब देखिए N, H की वैल्यू कितनी है, H की वैल्यू 650 एम्पियर पर मीटर है, 650 एम्पियर पर मीटर। L की वैल्यू कितनी है 33 सेंटीमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.33 हो जाएगा, डिवाइड बाई I की वैल्यू कितना है 250 मिली एम्पियर, अगर एम्पियर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.25 हो जाएगा। अब इसको हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। देखिए 650 मल्टीप्लाई 0.33 ये डिवाइड बाई 0.25, 858 आ रहा है इसका आंसर। तो इसका जो सही ऑप्शन है सेकंड वाला होगा। तो इसमें जो वैल्यू आ रही है करेक्ट 858 टर्न। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 139। एक्सेप्टर्स इम्प्योरिटीज प्रोड्यूस। जैसे जब एक्सेप्टर किसी सेमीकंडक्टर में जब हम एक्सेप्टर मटेरियल या थर्ड ग्रुप का मटेरियल जब डालते हैं तो यह एक्सेप्टर कहलाता है। एक्सेप्टर किसको बोलते हैं, जब हम वो किसी मटेरियल में डालते हैं तो उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होता है अपने अंदर ले लेता है, एक्सेप्टर उसको बोलेंगे। अगर हम कोई ऐसा इम्प्योरिटी मिलाएंगे जो इलेक्ट्रॉन को वो डोनेट कर दे, यानी कि जिस मटेरियल में मिलाया जा रहा है उसको डोनेट कर दे, तो उसको हम डोनर बोलेंगे। तो यहाँ जब हम एक्सेप्टर की बात करेंगे तो एक्सेप्टर में पी टाइप का मटेरियल तैयार होता है, पी टाइप का सेमीकंडक्टर बनता है। इसका जो सही ऑप्शन है पी टाइप, यानी कि दूसरा वाला सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 140। द वैल्यू ऑफ स्लिप व्हेन 3 फेज इंडक्शन मोटर इज एट स्टैंड स्टाइल कंडीशन। स्टैंड स्टाइल कंडीशन में अगर हम इसमें वैल्यू देखेंगे, देखिए जैसे मान लीजिए ये मोटर है, एक मिनट, ये कोई मोटर है, ये मोटर अगर मान लीजिए इसका जो रोटर है, रोटर अगर सपोज कर लीजिए इसकी स्पीड सपोज कर लीजिए 1500 है सिंक्रोनस स्पीड, और यह रोटर भी अगर 1500 की स्पीड से रन कर रहा है, 1500 की स्पीड से, इसका मतलब इसके अंदर जो स्लिप की वैल्यू है, स्लिप इक्वल टू इन दोनों का डिफरेंस करेंगे तो इसकी वैल्यू 0 आएगी। यानी कि अगर ये सिंक्रोनस स्पीड से रोटर चल रहा है तो इसका मतलब यह है इसकी स्लिप 0% है, इसमें कोई स्लिप नहीं हो रही है। और अगर मान लीजिए यह स्टैंड स्टाइल कंडीशन में है तो इसका मतलब क्या है कि 1500, इसको हम ये कह सकते हैं 1500 माइनस 0 डिवाइड बाई 1500, इसको अगर हम कट करेंगे इसकी वैल्यू 1 आएगी। यानी कि ये कह सकते हैं 100% स्लिप हो रही है, इसमें स्लिप की मात्रा 100%, 1 को हम 100% भी बोल सकते हैं, फ्रिक्शनल में हम 1 को 100% भी बोल सकते हैं, इसलिए इसका सही ऑप्शन 4 होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 141। द टेंडेंसी ऑफ एन अल्टरनेटिंग करंट टू कंसंट्रेट, माने कि उसमें जो है कंसंट्रेट सरफेस ऑफ कंडक्टर इज नोन एज। करंट जो होता है कंसंट्रेट हो जाता है सरफेस पर। देखिए यहाँ पे लिखा है करंट टू कंसंट्रेट ऑन सरफेस, यानी कि जो इसकी एक ऐसी टेंडेंसी होती है कि जो करंट की वैल्यू सरफेस पर ज़्यादा हो जाती है, इस टेंडेंसी को हम क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं स्किन इफेक्ट। स्किन इफेक्ट की वजह से सरफेस पर करंट की वैल्यू ज़्यादा हो जाती है, और यह एसी में होती है, डीसी में नहीं होता है। तो इसका ऑप्शन ए वाला होगा, 1 वाला होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं,
हाँ, सिलाई मशीन में निम्नलिखित में किस मोटर का उपयोग किया जाता है? सिलाई मशीन में देखेंगे यूनिवर्सल मोटर यूज करते हैं। यूनिवर्सल मोटर एक ऐसी मोटर है जो एसी एंड डीसी दोनों से ऑपरेट की जा सकती है, और इस यूनिवर्सल मोटर को हम एसी सीरीज मोटर भी बोलते हैं। सिलाई मशीन देखिए, सिलाई मशीन क्या होती है? सीरीज मोटर ही होती है। इसमें क्या होता है, फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर वाइंडिंग ये दोनों एक दूसरे के सीरीज में जोड़ी जाती है। यह एसी और डीसी दोनों से ऑपरेट की जा सकती है। तो इसलिए इसका जो सही ऑप्शन है एसी सीरीज मोटर। और डीसी सीरीज मोटर हम नहीं बोल सकते हैं, ऐसा क्यों? डीसी सीरीज मोटर हम इसको इसलिए नहीं बोल सकते हैं क्योंकि यह डीसी सीरीज मोटर डीसी से चल जाएगी लेकिन एसी से नहीं चलेगी। ऐसा इसलिए कि इसकी जो फील्ड वाइंडिंग होता है, फील्ड वाइंडिंग के अंदर ईडी करंट की वजह से उसके अंदर हीट क्रिएट होने लगेगा, और इसलिए हम इसको एसी से नहीं ऑपरेट कर सकते हैं। तो इसमें जो सही ऑप्शन है एसी सीरीज मोटर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 143। ए ट्रांसफार्मर परिणामित का हिंदी इंग्लिश क्या होती है? ट्रांसफार्मर। ए परिणामित या ट्रांसफार्मर 200 टर्न प्राथमिक वाइंडिंग यदि वाइंडिंग में 240 वोल्ट का वोल्टेज दिया जाता है और अधिकतम अभिवाह यानी कि अधिकतम फ्लक्स की वैल्यू 5 मिली वेबर, तो दी गई वोल्टता की आवृत्ति कितनी होगी? तो अब इसमें आवृत्ति फ्रिक्वेंसी हमें कैलकुलेशन करना है। तो इसका जो फार्मूला होता है V इक्वल टू होता है 4.44 NF/m होता है। अब F इक्वल टू क्या होगा? F इक्वल टू वोल्टेज की वैल्यू पहले रख देते हैं। वोल्टेज की वैल्यू कितना है? 240 वोल्ट। 240 अब V की वैल्यू अब डिवाइड में सभी आ जाएगा। 4.44 टर्न की संख्या कितनी है? 200 टर्न है, मल्टीप्लाई फ्लक्स की वैल्यू कितना है? 5 मल्टीप्लाई 10⁻³ ये हो गया। अब 5 दूना 10, 1000, ये और ये पूरा कट जाएगा। कट किया जाएगा इसमें, देखिए यहाँ 1000 हो जा रहा है, यहाँ पर 10 मिली है, दोनों मिली और किलो दोनों आपस में कट जाते हैं। तो अभी इसको हम डिवाइड करेंगे तो 54 हर्ट आ जाएगा। अब देखिए चेक कर लेते हैं। 240 डिवाइड बाई 4.44, 54 हर्ट आ रहा है। तो इसलिए इसका जो सही ऑप्शन होगा ये पहला वाला होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 144। द इक्विपमेंट दैट इज मोर इफेक्टेड ड्यू टू सप्लाई वोल्टेज चेंज इज, यानी कि सप्लाई वोल्टेज के चेंज होने से जो बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है वो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट होते हैं, या कह सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट की सेंसिटिविटी अच्छी होती है, इसलिए थोड़ा वेरिएशन करने से इसमें इसके रिस्पांस को चेंज जल्दी जल्दी हो जाता है, इसलिए इसमें जो इफेक्ट होता है सब ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक वाले में होगा। इसका जो सही ऑप्शन होगा सेकंड वाला होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? फाइंड द ईएमएफ जनरेटेड बाई ए 6 पोल लैप कनेक्टेड डीसी जनरेटर रेटिंग एट 1200 आरपीएम व्हेन द फ्लक्स पर पोल 0.3 मिली वेबर, टोटल नंबर ऑफ आर्मेचर कंडक्टर 1000 है। इसका वोल्टेज की वैल्यू पूछ रहा है। इसमें वोल्टेज के लिए हम फार्मूला रख देते हैं। तो E इक्वल टू होता है Z∅P⁴N डिवाइड बाई 60 मल्टीप्लाई A। इसमें सभी वैल्यू रख दिया जाए तो वोल्टेज की वैल्यू आ जाएगी। तो Z की वैल्यू कितना है? Z की वैल्यू है 1000। फ्लक्स की वैल्यू 3.3 इंटू 10⁻³ ये मिली में है, 10⁻³ कर देते हैं। और P की संख्या कितनी है? 6 है। और क्या है? N की वैल्यू कितनी है? 1200 आरपीएम। इसमें
हाँ 1200 है। तो इसमें एक मिनट, इसको ज़रा इधर करना पड़ेगा। हाँ ये 1200 हो गया, और डिवाइड बाई 60 मल्टीप्लाई 6। 6 क्यों? क्योंकि ये पैरेलल पाथ संख्या 6 है इसमें, क्योंकि ये है लैप वाइंडिंग है। लैप वाइंडिंग 6 से कट जाएगा, और क्या है 1200 है। ये जीरो कट गया, 6 दूना 12, ये 20 हो जाएगा, और 20, और ये किलो और मिली कट जाएगा, 20 तियाई 60, और 1 पॉइंट के बाद डेसिमल है तो 6 वोल्ट आ जाएगा। इसका जो सही ऑप्शन होगा 4 वाला, 6 वोल्ट आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 146। 146 में क्या है? When an electric circuit is open circuited, the voltage will be। अगर कोई इलेक्ट्रिक सर्किट है ओपन हो जाए तो ऐसी कंडीशन में जो वोल्टेज का लेवल होगा मैक्सिमम हो जाता है। तो ये इसको आप लोग याद कर लीजिए, ये मैक्सिमम हो जाएगा। इसका जो सही ऑप्शन होगा तीसरा वाला। अगर सपोज कर लीजिए, देखिए जैसे मान लीजिए ये है रेजिस्टेंस, ये सोर्स हो गया। अब सोर्स में मान लीजिए कुछ इसका इंटरनल रेजिस्टेंस, कुछ यहाँ सर्किट का रेजिस्टेंस लगा दिया जाए, और सपोज कर लीजिए अब यहाँ पर लोड कोई कनेक्ट नहीं किया गया है और यह ओपन कर दिया गया है, चाहे यहाँ आर की वैल्यू चाहे जितना हाई कर दीजिए। अब यहाँ पर अगर ये 10 वोल्ट है तो यहाँ आउटपुट पर 10 ही वोल्ट मिलेगा, हमेशा 10 ही वोल्ट रहेगा। जब यह ओपन सर्किट होगा तो, अगर जब शॉर्ट सर्किट या किसी लोड के साथ में कनेक्ट कर देंगे तो उसकी रिजल्ट, उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। ओपन सर्किट में सोर्स के इक्वल आएगा। अब इसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू चाहे 1 किलो ओम कर दीजिए, चाहे 1 किलो ओम कर दीजिए, चाहे 1 मेगा ओम कर दीजिए, इस रेजिस्टेंस से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा ओपन सर्किट में। तो चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 147। द फंक्शन ऑफ सेमी क्लोज स्लॉट इन इंडक्शन मोटर इज टू। अगर मान लीजिए कोई इंडक्शन मोटर है तो उसका जो डिज़ाइन किया जाता है स्टेटर में वो सेमी क्लोज टाइप के करते हैं। तो इसका जो फ़ायदा होता है ये किस लिए किया जाता है? रिड्यूस मैग्नेटाइजिंग करंट ऑफ इनहेंस पावर फैक्टर। इसमें जो है पावर फैक्टर को मेंटेन करने के लिए और इसका मैग्नेटाइजिंग करंट को रिड्यूस करने के पर्पज से किया जाता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 148। 148 में क्या है? ए बूस्टर यूज इन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कैन। तो जो बूस्टर यूज किया जाता है इसका मेन पर्पज होता है कंपनसेट वोल्टेज ड्रॉप। वोल्टेज ड्रॉप को कंपनसेट यानी सम करने के लिए किया जाता है। जैसे मान लीजिए लॉन्ग ट्रांसमिशन किया जाता है तो ऐसे कंडीशन क्या है कि वोल्टेज का ड्रॉप होने लगता है, और उस वोल्टेज ड्रॉप को रिड्यूस करने के लिए या उसको सम करने के लिए वोल्टेज को हम, ताकि हमारा जो ये वोल्टेज है ट्रांसमिशन का वो सम बना रहे, उसको कंपनसेट करने के लिए हम क्या लगाते हैं? बूस्टर का प्रयोग करते हैं। बूस्टर एक प्रकार का सीरीज जनरेटर होता है। तो इसमें जो सही ऑप्शन होगा ये वाला होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 149। 149 में ए 3 ओम रजिस्टर हैविंग 4 एम्पियर करंट इज डिसिपेटेड पावर। अब देखिए एक रजिस्टर है, यह करंट 4 एम्पियर ले रहा है, तो इसमें जो पावर कंज्यूम हो रहा है या खर्च कर रहा है तो इसकी वैल्यू क्या होगी? इसमें पावर की वैल्यू फार्मूला होता है आई स्क्वायर आर। हमें ये दोनों एलिमेंट, ये दोनों वैल्यू दिया गया है। आई की वैल्यू कितना है? 4 का स्क्वायर कर दीजिए, और आर की वैल्यू 3, 4 चौक 16, 48 वाट का ये पावर कंज्यूम करेगा। इसका जो सही ऑप्शन है सेकंड वाला होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्या है? 150 द अप्लाइड इनपुट एसी पावर टू हाफ वेव रेक्टिफायर 1000 वाट, द डीसी आउटपुट पावर ऑब्टेन्ड 400 वाट, द रेक्टिफिकेशन इफिशियंसी इज। तो इफिशियंसी हमें निकालना है। इफिशियंसी निकालने के लिए एक फार्मूला होता है इफिशियंसी इक्वल टू आउटपुट पावर अपान इनपुट पावर मल्टीप्लाई 100। तो इससे जो है हमें इफिशियंसी मिल जाएगी। तो आउटपुट पावर कितना है? 400 वाट। तो इसमें जो 400 वाट है डिवाइड बाय हमें करना है 1000 वाट, और साथ में मल्टीप्लाई 100 कर देंगे।
इसमें क्या होगा, ये कट गया और ये कट गया, बराबर 40% इसका आंसर होगा। तो इसका जो सही ऑप्शन है ये पहला वाला होगा। तो ये हो गया। तो बस आज इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।